स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: भेष बदलने वाला एक राक्षस। म्याऊ! नंदिनी ने धुंध में एक परिचित चीख सुनी। वह पीछे मुड़ी और उसने 50 मीटर से भी कम दूरी पर इमारत पर अंधेरे में छिपा हुआ एक बुद्धिमान बिल्ली जैसा जानवर खड़ा देखा। जीव की चमकती आंखें धुंध के बीच से उसे घूर रही थी। नंदिनी बहुत खुश थी। क्या वह जियांग की रात्रि राक्षस नहीं थी? जियांग नंदिनी ने संचार उपकरण बंद कर दिया था। टीम के अन्य लोग बेकार की बातें करते रहे। वो उनके साथ बहस करने में अपना समय बर्बाद करना नहीं पसंद करती थी, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जियांग ने उसकी मदद के लिए अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट भेजा है। बुद्धिमानी रात्रि राक्षस अचानक चिल्लाई। उसने अपनी गति तेज कर दी और जमीन के करीब उड़ते हुए काले उल्कापिंड की तरह नंदिनी की ओर झपटी। नंदिनी चौंकी। प्राणी उस पर क्यों झपट रहा था? फेजी शैडो नृत्य का उपयोग कर रही थी, जिससे वह जमीन को छुए बिना शैडो के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ सकती थी। जब फेजी नंदिनी के सामने आई तो वह उछल पड़ी और उसने अपने पंजे तेजी से हवा में लहराने लगी। फेजी रात्रि राक्षस जियांग के कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट का नाम है। नंदिनी को अंततः एहसास हुआ कि उसके चारों ओर बहुत सारे सफेद रेशम थे। वह पूरी तरह से सफेद रेशम से घिरी हुई थी और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। धुंध ने उसे उन पर ध्यान देने से रोक दिया था। फेजी ने अपने पंजों से सफेद रेशम को काट डाला। उसने अपनी तेज नजर उठाई और 10 मीटर दूर तक ऊंची इमारत की ओर देखा। यह इमारत आसपास की बाकी इमारतों से ऊंची लग रही थी। नंदिनी ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही फेजी ने इमारत पर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इमारत ऊंची थी, बल्कि उसके ऊपर एक राक्षस बैठा था जिसने थूक दिया था रेशम। राक्षस अपना रंग बदलने में सक्षम था। यह वर्तमान में स्लेटी सफेद था, इमारतों का बिल्कुल वही रंग, जिससे यह जिस इमारत पर बैठा था उसके साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। करीब से देखे बिना इसकी उपस्थिति को नोटिस करना लगभग असंभव था। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समुद्री राक्षसों में असाधारण क्षमताएं थी और वे बेहद चालाक थे। यदि मनुष्य पर्याप्त सावधानी ना बरते तो वे आसानी से उनके पेट को भोजन बन जाएंगे। फेजी, आइए सफेद सिसकते दानव की खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे लड़ने की जहमत मत उठाओ, नंदिनी ने कहा। नंदिनी उस प्राणी को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थी जो इमारत के हिस्से के रूप में छिपा हुआ था। फिर भी वह जानती थी कि प्राणी कठोर था। अब प्राणी से लड़ना समय की बर्बादी होगी। फेजी की प्रतिक्रिया को देखते हुए नंदिनी आसानी से बता सकती थी कि फेजी के साथ एक योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में व्यवहार कर रही थी। नंदिनी ने निर्णायक रूप से हवा का एक झोंका बुलाया और सफेद सिसकते दानव की खोज करने के लिए आगे बढ़ी। जब उसने देखा कि प्राणी उन पर अटैक करना जारी नहीं रख रहा है, फेजी ने नंदिनी को तब रोका जब वह जाने वाली थी। रात्रि राक्षस या कहे फेजी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने अपना पंजा बिल्कुल विपरीत दिशा में कर दिया। क्या तुम मुझे उस तरफ जाने के लिए कह रही हो? नंदिनी ने अनुमान लगाया। म्याऊ! क्या तुम जानती हो कि सफेद सिसकने वाला दानव कहाँ है? नंदिनी ने उत्साह से पूछा। नंदिनी को अचानक याद आया कि फेजी ही वह थी जिसने सफेद सिसकते दानव को घायल कर दिया था। वह अपने पंजों को सूंघ रही थी जिसने सफेद सिसकते दानव की छाती को चीर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो पंजों ने सफेद सिसकने दानव के खून की गंध पकड़ ली हो। फेजी ने छत पर मौजूद प्राणी को नजरअंदाज कर दिया और नंदिनी को 19वें क्षेत्र में की दिशा में ले गई। जैसे ही नंदिनी वहां से निकली, उसने अस्पष्ट रूप से किसी को गाली देते हुए सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कुत्ते के बारे में कुछ बात कर रहे हो। आवाज, स्वर और जिस तरह से उसने गाली दी, उसने नंदिनी को किसी की याद दिला दी। हालांकि जैसे ही इमारत में एक नई लहर फैल गई, नंदिनी को यकीन नहीं हुआ कि उसने यह गलत सुना है। म्याऊ! फेजी चिल्लाई और नंदिनी को उसके साथ तालमेल बिठाने का इशारा किया। नंदिनी ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने एक विंड ट्रैक डाला और फेजी के पीछे पीछे चली गई। जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, वह असहज महसूस करने लगी। ऐसा लगा जैसे वह अभी भी बंद पड़े संचार उपकरण से रुद्री की दर्दनाक कराही सुन सकती है।
क्या तुम गाली देना बंद कर सकते हो? चाहत आदर्श की आदर्शों की प्रशंसक नहीं थी। उसने उससे कहा, उसके संस्कार कहाँ हैं? उसके जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे चुना गया? क्या चीन में सचमुच प्रतिभाओं की कमी है? अरे, मैं चीनी भाषा में गाली दे रहा था, तुमने इसे कैसे समझा? आदर्श आश्चर्यचकित था। वैसे भी मुझे इसे दोबारा सुनने मत देना, चाहत ने गुस्से में जवाब दिया। मैंने जापान में चीनियों द्वारा दिए गए आपके श्रापों के बारे में काफी सुना है। तुम पागल हो, मैं तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध कबीले की मालकिन की सेवा करने के लिए जापान नहीं आया था। वह चीज खुद को एक इमारत के रूप दे रही थी। मैंने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं जल्दी में था। मैं इसे श्राप क्यों नहीं दे सकता? क्या आप मुझे डीमन प्राणियों के प्रति विनम्र रहने के लिए कह रहे हो? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राणी पहले स्थान पर विनम्र नहीं था। सफेद और चिपचिपा कितना घिनौना है। आदर्श ने शिकायत करना बंद नहीं किया और अजीब तरीके से वह कर दिया। चाहत ने बस अपनी आंखें घुमा ली। वह उसके जैसे आदमी के साथ टीम बनाने में शर्मिंदा थी। समुद्री राक्षस ने केवल अपना भेष बदला था और अपने शिकार के जाल में फंसने की प्रतीक्षा में कुछ सफेद रेशम बिछाया था। फिर भी आदर्श ने अपने परिवार से लेकर अपने पूर्वजों तक उसे डांटा। क्या इसका कोई मतलब था? आदर्श ने कहा, बात करना बंद करो। संचार उपकरण में आखिरकार सिग्नल आ गया। चाहत गुस्से से शर्मा गई। गधे, क्या वह बात भी कर रही थी? यह वो था जो पूरे समय छुपे हुए राक्षस को डांट रहा था। संचार उपकरण से पता चला कि वे विश्व क्षेत्र के बहुत करीब थे। आदर्श ने चैनल में गंभीर आवाज से संचार करते हुए सुना। उन्होंने कोई निरर्थक बातचीत नहीं सुनी। यह स्पष्ट था कि टीम इस समय लड़ाई के बीच में थी। आदर्श को अचानक बीच में बोलने में असहजता महसूस हुई। अरे, क्या नंदिनी वहां है? आदर्श ने संचार उपकरण चालू किया और धीरे से पूछा। क्या नंदिनी स्पेस सकते दानव के पीछे नहीं गई थी? कौन बेवकूफ पूछ रहा है? धिक्कार है आदर्श गद्दार, तुम आखिरकार वापस आ गए। मेघना उनके कैप्टन द्वारा पीछे है। रेणु इसके चैनलिंग में बाधा डाले, इसे पानी थूकने ना दे, आहन चिल्लाया। आदर्श नंदिनी अपने दम पर है। उसे 19वें क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए। जाओ उसकी तलाश करो। क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे लगता है आप भी परेशानी में है। आदर्श ने एक बार दयालु होते हुए पूछा। रुद्री एक घातक जहर से मर रही है। हम अभी भी थोड़ी देर और रुक सकते हैं। जाओ और नंदिनी को ढूंढो और एक सफेद प्राणी पर नजर रखो जो एक बच्चे की तरह रोता है। आपको इसका शिकार करना होगा। यह सफेद सिसकने वाला दानव है, एकमात्र प्राणी जिसके पास पॉइजन की दवा है। किसी ने तुरंत आदर्श को समझाया। आदर्श शॉक रह गया। रुद्री को पॉइजन दिया गया था और उसकी जान खतरे में थी। चाहत, जाओ उनकी मदद करो। मैं नंदिनी की तलाश में जाऊंगा। आदर्श को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। अब उसका मजाक करने का कोई मूड नहीं था। क्या हुआ? रुद्री हमारी टीम की हीलर है। उसे पॉइजन दिया गया है और बाकी लोग समुद्री राक्षसों से घिरे हुए हैं। उनकी जान भी खतरे में है। आदर्श ने चाहत को समझाया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, भयंकर शार्क डीमन। 19वां क्षेत्र। 19वां क्षेत्र नर्क। 19वां क्षेत्र कहाँ है? धुंध के कारण पूरी जगह पर सफेदी छाई हुई थी और आदर्श को सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। उसने मन ही मन गाली देना कभी बंद नहीं किया। सिर्फ स्टारवुल्फ एक स्थलीय प्राणी था। उसका फर नमी से भीग रहा था, डूबते हुए कुत्ते जैसा लग रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे प्राणी ने अपने सुंदर बाल खोने के बाद भेड़िए के रूप में अपनी गरिमा खो दी है। उसका उत्साह कम था और कच्ची नमकीन की गंध भी उसके नाक में बाधा डाल रही थी। अरे दोस्त, क्या यह 19वें क्षेत्र का सही रास्ता है? आदर्श तेजी से आगे दौड़ा और छत पर एक व्यक्ति को खड़ा देखकर पूछा। केवल आदर्श जैसा अजीब व्यक्ति ही लड़ाई के बीच में दिशा निर्देश मांगेगा। वह आदमी पलटा और गहरी आवाज में बोला। और आदर्श यह नहीं बता सका कि यह कौन सी भाषा थी। मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। क्या तुम जोर से बोल सकते हो? आदर्श ने श्राप देते हुए कहा, जो तुरंत चकमा देकर एक तरफ चला गया। एक जहरीली जीभ एकदम जोर से उसकी ओर उड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे तेज हवा का प्रभाव महसूस होता गया। अगर जीभ गिरी तो संभवतः उसके चेहरे की हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देगी।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आदर्श लगातार कोस रहा था। ये समुद्री राक्षस बहुत चालाक थे। वह पहले ही एक ऐसे प्राणी से टकरा चुका था जो सफेद रेशम उगलते हुए खुद को एक इमारत के रूप में दिखा रहा था, और अब एक और प्राणी धुंध में खुद को एक इंसान के रूप में प्रच्छन्न कर रहा था। प्राणी की आकृति मनुष्य जैसी थी, लेकिन उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था। इसके जोड़ों में शार्क के पंखों जैसी हड्डियां थी। इसका एक चपटा मुंह था, एक शार्क के समान, जो इसके चेहरे के 2/3 हिस्से में जहरीली जीभ रखता था। आदर्श ने यह जानकर घृणा से मुंह बना लिया कि रास्ता पूछते समय वह एक समुद्री डीमन से टकरा गया था। भयंकर शार्क डीमन को समुद्री राक्षसों के बीच बर्बरता के मामले में उच्च स्थान दिया गया था। आमतौर पर आदर्श को अपने सभी नुकीले दांतों को उखाड़ने और उन्हें सजावट के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की इच्छा होती थी, फिर भी वह आज में मोड़ में नहीं था। भयंकर शार्क दानव का मुंह खून से भरा हुआ था। आदर्श ने अपने दांतों के बीच एक फटे हुए कपड़े की झलक देखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्राणी ने अभी अभी सुखद भोजन का आनंद लिया हो। एक भी हड्डी नहीं बची। वह सोच रहा था कि यह किस जादूगर का शिकार हो गया। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। चलो अपने काम से काम रखे। आदर्श ने भयंकर शार्क दानव को सतर्क रूप से देखा। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी प्राणी कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं था। आदर्श अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे प्राणी के चारों ओर घूमता रहा। भयंकर शार्क दानव आदर्श को देख रहा था। उसके चेहरे की मांसपेशियों की मरोड़ से पता चलता था कि वह मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराहट बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप थी, बेहद भयंकर। इसे खाए। आदर्श ने भयंकर शार्क दानव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना अटैक करने की पहल करते हुए अपनी चाल चली। हमले से पहले उसे आग की लपटें उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वह अपना हाथ हवा में घुमा रहा था तो उसकी फिस्ट आग की लपटों में बदल गई थी। अगर आदर्श को विश्वास हो कि प्राणी उसे आसानी से जाने देगा, तो वह अपने दिमाग से बाहर हो जाएगा। हवा में नमी के बावजूद उसके दाहिने हाथ पर धधकती फ्लेम्स हमेशा की तरह तेज थी। चिंगारी तुरंत उनके आसपास फैल गई और इलाके में आग लग गई। भयंकर शार्क दानव पूरी तरह से तैयार नहीं था और उसे काफी दूर उड़ा दिया गया। वह सड़क के दूसरी ओर की इमारत से टकरा गया और पानी में गिर गया। प्राणी के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि ज्वार के कारण सड़क पर पानी भर गया था, अन्यथा रोज फ्लेम्स के लंबे समय तक चलने से इसे बहुत नुकसान होता। आदर्श रुकावट को संभालने के बाद तुरंत अपने रास्ते पर चलता रहा। पूरा स्थान समुद्री डिमनों से घिरा हुआ था। भगवान जानता था कि क्या प्राणी बदला लेने के लिए अपनी जनजाति के साथ वापस आएगा। आदर्श ने एक स्पष्ट निर्णय लिया था। उसके जाने के कुछ समय बाद ही कुछ शार्क के सिर पानी से बाहर निकले, जिससे उनके दांत पानी के ऊपर की सतह पर दिखने लगे। उन्होंने बेशरम जादूगर की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर भी वो आदमी बहुत पहले ही जा चुका था। अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए उनके पास इमारतों पर अपना जबड़ा चटकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श को घबराहट महसूस हो रही थी। समुद्री डिमनों ने पूर्वी समुद्री किले पर इतनी जल्दी कैसे अटैक कर दिया? पूरी जगह पहले से ही उनसे भरी हुई थी। विशाल ज्वार किले में कितने समुद्री डिमनों को लेकर आया, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि समुद्री राक्षसों को मारने के लिए उन्हें कितना समय चाहिए होगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। आदर्श पूरी तरह से अपनी दिशा खो चुका था। उसका परिवेश धुंध से ढका हुआ था। दृश्यमान सीमा केवल 200 मीटर थी। हर सड़क पर इमारतें बिना किसी ऐतिहासिक चिन्ह के अविश्वसनीय रूप से एक जैसी दिखती थी। आदर्श को यह बताए जाने से डर लगा कि वह 21वें क्षेत्र में था जब उसने आखिरकार एक इंसान को देखा। ऐसा लगता है जैसे आगे कोई है। आदर्श ने आखिरकार धुंध में स्पीलों से उत्पन्न कुछ रोशनी देखी। ऐसा नहीं था कि यह आकृति समुद्री डीमन थी, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मैजिक कर रही थी। आदर्श ने तुरंत अपनी गति तेज की और रोशनी के पीछे चला गया। उसके नीचे इमारतें हिल गई। जैसे ही आदर्श ने रोशनी की ओर दौड़ना शुरू किया, उसे बेचैनी महसूस हुई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि क्षेत्र में धुंध उतनी तीव्र नहीं थी। संभवतः इसलिए कोई लाइट मैजिशियन धुंध को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। दृश्यता में सुधार होने के बाद आदर्श तुरंत वहां चला गया जहां लोग थे।
कानों में तेज कंपन गूंज रहे थे। नंदिनी घुटनों के बल बैठ गई और एक इमारत के अंदर छिप गई। इमारत मूलतः खाली थी, कोई खिड़कियां या दरवाजे नहीं थे। वह सड़क को आसानी से देख पा रही थी और 4 नुकीली भुजाओं वाला एक राक्षस सड़क पर घूम रहा था। मुख्य सड़क काफी चौड़ी थी। दोनों तरफ की इमारतें 100 मीटर दूर थी, लेकिन आसपास ज्यादा जादूगर नहीं थे क्योंकि एक कमांडर लेवल का प्राणी प्रकट हुआ था, नीली घाटी का क्रूर जानवर। नंदिनी ने ब्लू वैली क्रूर जानवर को पहचान लिया। यह उन 2 में से एक था जिनका टीम ने 19वें क्षेत्र में पहले सामना किया था। इसी तरह ब्लू वैली क्रूर जानवर ने भी नंदिनी को पहचान लिया। 5 मिनट पहले नंदिनी को आखिरकार सिसकते दानव का निशान मिल गया था, लेकिन जब वह एक कोने में मुड़ी तो ब्लू वैली का क्रूर जानवर उसके चेहरे से कुछ इंच दूर था। सौभाग्य से फेजी ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और ब्लू वैली क्रूर जानवर के चेहरे पर एक आंख को खरोच दिया, अन्यथा नंदिनी का जीवन खतरे में पड़ जाता। ब्लू वैली क्रूर जानवर के हथियारों में से एक पर कीलों की चपेट में आने के बाद फेजी घायल हो गई थी। राक्षस की छाती पर स्पष्ट रूप से रक्तस्राव का निशान था। क्या तुम ठीक हो? नंदिनी ने खुद को दोषी ठहराया। यदि वह सफेद सिसकते दानों में इतनी बिजी नहीं होती तो वह ब्लू वैली के क्रूर जानवर में कभी ठोकर खाने से बच जाती। ब्लू वैली के क्रूर जानवर ने स्पष्ट रूप से उसे सूंघ लिया था। यह उसका इंतजार कर रहा था ताकि वह अपना बदला ले सके। ब्लू वैली क्रूर जानवर की पहली उपस्थिति यहाँ 19वें क्षेत्र में हुई थी, लेकिन अब यह एक बार फिर उसी क्षेत्र में दिखाया गया था। यह बताना कठिन था प्राणी कर क्या रहा था। फेजी ने कट पर रखने से पहले अपना पंजा चाटा। जल्द ही कट लगने से खून बहना बंद हो गया। राहत की बात है। नंदिनी ने यह देखकर राहत की सांस ली कि छोटी बिल्ली दानव ठीक थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।